आइए देखने का प्रयास करते हैं आगे। सब कुछ स्लाइड में ऑलरेडी दिया गया है। कह रहा है कि जब मांग और आपूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई में इम्बैलेंसेस आ जाता है, संतुलन पैदा होता है, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। जब भी प्राइस में इस टाइप का कोई हाइक आएगा तो उसको आप क्या बोलते हो? मुद्रास्फीति बोलते हो। फिर थोड़ा सा और आगे सारी चीजें दे रखी हैं स्लाइड्स में, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। इन्फ्लेशन देखिए, इसको जरा समझिए। इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है। कह रहा है परसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सामान्यतः जो वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें हैं उसमें जो बढ़ोतरी होती है ना, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन महंगा हो जाता है, महंगाई बढ़ती है, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरी तरफ इधर देखिए एक और पॉइंट इसमें डाला गया है कि डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ अ यूनिट ऑफ अ नेशंस करेंसी, यानी एक देश के करेंसी का एक यूनिट, एक इकाई, मुद्रा की एक इकाई की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज करता है। तो ध्यान क्या रखना है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन मुद्रा की वैल्यू गिर रहा है। मैं भी इसको और अच्छी तरीके से भी समझाता हूँ। चलिए आइए एक ब्लैंक स्लाइड में आपको समझाता हूँ। हमने बस इतनी बात आपसे कहा, इन्फ्लेशन में देखिए होता क्या है। तो जब वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बढ़ता है, इसी को आप इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसको दूसरे टर्म में आप यूं कह सकते हैं कि जब महंगाई बढ़ती है तो वो उस परिस्थिति को आप इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ने का दर निकाला जाता है। दर यानी इन्फ्लेशन को हमेशा हम लोग याद रखिएगा परसेंटेज के टर्म में, परसेंटेज के रूप में निकालते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि अगर मेरे पास ये पेन है, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक पेन है। मान लीजिए कि इस पेन की कीमत पहले 10 रुपए थी। अब इस पेन की कीमत बढ़ करके हो गया है 15 रुपए। तो ये जो बढ़ोतरी हुआ, एक तो कितने रुपए का, 5 रुपए बढ़ा। ये जो 5 रुपए बढ़ा उसको आप बोलोगे महंगाई। समझ में आई मेरी बात? लेकिन इसको जब आप कितना बढ़ा उसको जब परसेंटेज में आप कन्वर्ट करोगे, जैसे 5 बढ़ा बाई 10 into 100, है ना, तो 5 into 2 यानी 50% जो बढ़ा, इसको आप बोलोगे मुद्रास्फीति। कीमत में जो बढ़ा वो महंगाई है, और महंगाई दर जो है यानी कितने प्रतिशत बढ़ रहा है वो मुद्रास्फीति है। बहुत इजी शब्द में यही बात है। और चूंकि कीमतों का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना इतने बड़े देश में लोगों को बहुत ज्यादा दुष्प्रभावित करता है, इसलिए हमेशा ये एक जनता से जुड़ा मुद्दा बना रहता है देश में, और इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो बातें आपको दिखाई दे रही हैं दोस्त, कि पेन की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन जरा सा एक इसका दूसरा प्रोस एंड कॉन्स को समझने का प्रयास करिएगा। पहले 10 रुपए में एक पेन आता था, अब 15 रुपए में एक पेन आ रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस कंडीशन में, इसकी मैं बात कर रहा हूं, यहाँ 1 रुपए का जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो 1/10 था, और यहाँ 1 रुपए का जो क्रय शक्ति है यानी परचेजिंग कैपेसिटी वो 1/15 था। यानी बहुत अच्छे तरीके से हम एक बात समझ रहे हैं कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है
क्रय शक्ति वो क्या हो रही है, गिर रही है। तो यही बात हमने आपसे कहा, वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी, वहीं पे मुद्रा की जो क्रय शक्ति है यानी मुद्रा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, घटेगी। पहले हम 1 रुपए में 10 रुपए में जो वस्तु खरीद सकते थे, अब 10 रुपए में नहीं खरीद पाएंगे। तो इन्फ्लेशन का मतलब यही है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें इसमें बढ़ती हैं, वहीं दूसरी ओर मुद्रा की कीमत या मुद्रा की क्रय शक्ति घटता है। इसको परसेंटेज के रूप में निकालते हैं, ये महंगाई दर को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। क्योंकि ये आम लोगों को प्रभावित करने वाला मुद्दा है महंगाई हमेशा, इसलिए हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा के रूप में देश में छाया रहता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन्फ्लेशन को आप समझ गए होंगे। एक तरफ वस्तुओं सेवाओं की कीमतों का बढ़ना, दूसरी तरफ मुद्रा की कीमत का बढ़ना घटना, मुद्रा की क्रय शक्ति का घटना, इसी परिस्थिति को आप इन्फ्लेशन बोलते हो, मुद्रास्फीति बोलते हो। चलिए, ये हो गया। तो मुद्रास्फीति आप समझ गए होंगे। यही बात इसमें भी कह रहा था कि परसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ अ यूनिट ऑफ अ नेशंस करेंसी। इसी बात को अंग्रेजी में उसने बता दिया। चलिए आगे चलता हूँ। यहाँ पे जरा सा मैं उसी बात को समझाने का प्रयास किया हूँ एक एग्जाम्पल के जरिए, जरा सा देखा जाए इसको। मूल्य वृद्धि द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन प्राइस, 10 से 20 हमने किया कि जब 100% बढ़ा उसको मुद्रास्फीति कहेंगे और जो 10 रुपया बढ़ा उसको महंगाई कहेंगे। तो यहाँ पे हमने यही बात कहा कि वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि मुद्रा का महत्व या मूल्य घट रहा है। इतनी बात हमने आपसे कहा, ये हम समझ गए हैं ऑलरेडी। अब आइए देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे हम लोग पहुंच गए हैं कि मुद्रास्फीति के मुख्य कारण क्या है, व्हाट आर द मेन कॉजेज बिहाइंड द इन्फ्लेशन, राइट। तो इसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। और इस आधार पर एक्चुअली मुद्रास्फीति के 3 मोटे मोटे कारणों में हमने बांट कर इसको देखा है। एक है कि मांग जन्य मुद्रास्फीति। मांग जन्य मुद्रास्फीति मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वो वो कारक जिससे बाजार में मांग बढ़ जाने की वजह से क्या हो रहा है, कीमतें बढ़ जाती हैं। एक तो ये। नंबर 2, लागत जन्य यानी कॉस्ट पुश। लागत का ही बढ़ जाने की वजह से महंगाई बढ़ सकती है, ये एक रीजन है, वही बताऊंगा क्या क्या है। एंड द थर्ड, संरचनात्मक कारण यानी स्ट्रक्चरल रीजंस, स्ट्रक्चरल कॉजेस। आइए इन्फ्लेशन के बढ़ने के तीनों कारणों का थोड़ा सा और डीपली इन चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। ये जो मांग जन्य मुद्रास्फीति है, इसका सीधा मतलब क्या हुआ, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि मांग बढ़ रही है और उससे कीमतें बढ़ता है, और उससे क्या हो रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। कीमतों का बढ़ना ही मुद्रास्फीति है। देखिए क्या है, 1990 के बाद हमने जब आर्थिक सुधार का रास्ता को अपनाया, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के रास्ते को जब हमने अपनाया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में समृद्धि तो आई है, समृद्धि ग्रोथ हुआ। और इससे क्या हुआ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सहायक खाद्यान्न है इनका मांग बढ़ गया है। सहायक खाद्यान्न जिसको सब्सिडियरी फूड ग्रेन्स कहते हैं, चावल गेहूं को छोड़ करके बाकी जो चीजें हैं, अंडा, सब्जी, दूध, दही, जब हमारी में जब समृद्धि आती है ना, तो इन चीजों का डिमांड बढ़ता है। और इन सहायक खाद्यान्नों का डिमांड के बढ़ने की वजह से इनकी कीमतें बढ़ी हैं। एक कारण तो ये रहा। दूसरा एक कारण है, याद रखिएगा, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसको बोलते हो। क्या बोलते हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। अंतरण क्या होता है कि अब एक क्लिक किए और इंसान के यानी जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियरी है, उसके बैंक अकाउंट में जो भी पैसा जाना था वो चला जाता है। ये जो एक नई व्यवस्था आई डीबीटी, इसने भी लोगों को पैसा मिला। अगर मान लीजिए 1,000 रुपये पेंशन ही मिल रहा है, मिल तो रहा है, वो तो जीरो था, अब 1,000 मिला तो कुछ ना कुछ तो डिमांड उसका, उससे भी डिमांड बढ़ जाता है समाज में। तो डीबीटी के जो का जो एक कल्चर है, इस कल्चर ने भी डिमांड को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। नंबर 3, हमने जो आर्थिक सुधार किए उससे भी मांग बढ़े हैं। नंबर 4, विज्ञापनों की वजह से कई बार मांग बढ़ जाती है। सैफ अली खान आएंगे, लेज के पैकेट को लेकर के फोटो खिंचवाएंगे, कुछ बोलेंगे,
हम आप स्टाइल में कार के अंदर में बैठे हुए हैं और लेज की एक पैकेट को खरीदेंगे और खाएंगे, इससे भी डिमांड बढ़ता है। तो ये कुछ वो कारण हुआ जो आप कह सकते हो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी जिसकी वजह से वस्तुओं की डिमांड बढ़ता है, और वस्तुओं का डिमांड बढ़ने से फिर क्या होता है, जाहिर है वस्तुओं का डिमांड बढ़ने से मूल्य भी बढ़ जाता है। इसमें एक दो कारण और भी डाल सकते हो, जैसे जैसे जो वेतन आयोग का प्रभाव, जो वेतन आयोग की वजह से अचानक क्या हो जाता है, वेज बोर्ड की वजह से लोगों की जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, और सैलरी बढ़ेगी तो जाहिर है मांग बढ़ेगा। ऐसी कई चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, मान लीजिए कि देश की सरकार ने, सबको छठा नंबर पॉइंट में बता रहा हूँ, कि अगर कृषि ऋण माफ कर दिया लोगों का, तो कृषि ऋण अगर माफी होगी, ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए, तो अगर कोई किसान मान लिया जाए 2 लाख रुपए ले रखा है, 2 लाख, और वो अपने बैंक में बेचारा अभी 80,000 जमा किया था, जैसे ही कुछ और होता है वो जाके जमा करता, बैंक को देता अपना लोन, अचानक खबर मिलती है नई सरकार बदली है कि 80,000 मेरा 2 लाख मेरा माफ हो गया। तो ये 80,000 जब उसके पास एक्स्ट्रा रह जाएगा तो वो कोशिश क्या करेगा, कोई नया सामान, ट्रैक्टर खरीद ले, ये खरीद ले, वो खरीद ले, इससे भी डिमांड क्रिएट होता है। ऐसी चीजों से भी अचानक क्या होता है कि मांग जन्य मुद्रास्फीति पैदा होती है। लागत जन्य मुद्रास्फीति का दूसरा प्रकार और दूसरा कारण कि जब लागत में वृद्धि हो जाता है, कॉस्ट में, जब कॉस्ट प्राइस जब बढ़ जाता है किसी वस्तु का, उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है और उससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। क्या है देखिए, जैसे हम जानते हैं पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत अगर बढ़ जाए, राइट, ये अच्छी बात है कि अगर मान लिया जाए पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो हम लोग मंगाते हैं, है ना, तो अगर वहां पे कीमतें बढ़ जाएं, ऑयल की कीमतें, तो जाहिर है उसका असर यहाँ भी हमारा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, उससे पूरा ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, यानी कॉस्ट बढ़ गया, और इससे क्या होगी कि कीमतें बढ़ जाएंगी। तो एक रीजन ये है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल की कीमत ही बढ़ गया है, मान लीजिए कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हुई है, तो कॉस्ट बढ़ गया, और उसके वजह से भी क्या होता है, मुद्रास्फीति, यानी एक तरीके से कीमतें बढ़ जाती हैं, महंगाई बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैं आपको टैक्स पढ़ाऊंगा आने वाले क्लासेस में, आप देखोगे कि दो प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वो कर हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों को बढ़ाने में और महंगाई को बढ़ाने में इनका इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, अगर ये बढ़ा दिया गया तो भी कीमतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, जैसे और क्या पॉइंट हो सकता है, बिजली की लागत अगर बढ़ गई है, या मजदूरी अगर बढ़ गया है ना, मजदूरी दर अगर बढ़ गया है, मान लीजिए मजदूरी पहले 200 लगता था, अब अगर 240 लग रहा है, तो जाहिर है लागत बढ़ेगा, और इसकी वजह से भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। तो एक तरफ हमने देखा कि महंगाई का एक कारण तो मांग में वृद्धि, महंगाई का एक कारण लागत में भी वृद्धि हो जाता है कई बार। तीसरा जो सेगमेंट है संरचनात्मक कारण के लिए, इस पे विचार करते हैं क्या होता है, क्या हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट कि मान लीजिए कि आपूर्ति जो है, सप्लाई जो है वही डिस्टर्ब हो जाए, तो आपूर्ति का बाधित हो जाने से आपको पता है कि अगर मांग की तुलना में आपूर्ति कम हो जाए, आपूर्ति कम हो जाए, तो ऐसे में सीधा सीधी असर क्या होगा, तो कीमतें बढ़ जाएंगी। यही होता है। तो अब कैसे, क्यों ऐसा होता है, जैसे एक पॉइंट है काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। कई लोग क्या करते हैं, आलू को खरीदे और आलू को अपने गोडाउन में बंद कर दिया, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। जब बाजार में आलू की क्राइसिस होगा, जानबूझ करके कई बड़े बड़े व्यापारी ऐसा कर देते हैं, जब बाजार में क्राइसिस होगा तो उस आलू को थोड़ा सा बढ़े हुए दाम में वो बेच देते हैं। एक ये प्रॉब्लम हो सकता है, काला बाजारी। दूसरी बात, एक प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। अभी कोरोना काल आया, तो कोरोना ने भी क्या हुआ कि लोग, कीमतें बढ़ी हैं शुरू में, आपने देखा होगा, अचानक मांग बढ़ गया, लोगों को लगने लगा क्या पता कितने दिनों तक लॉकडाउन रहे, हम 4 महीने का चावल अब ये अपने घर में रख ले, ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। तो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी कई बार क्या होता है, आपूर्ति वगैरह कम हो जाता है। या जैसे अवशिष्ट का अधिक होना, वेस्ट मटेरियल अधिक हो जाना, इसमें और भी कुछ जुड़ती है, जैसे अगर युद्ध या आपातकाल जैसी परिस्थितियां हो जाए, तो कई बार जो सप्लाई है ना, सप्लाई बाधित हो सकता है।
तो इन वजहों से भी क्या होता है, कीमतें बढ़ेंगी और अल्टीमेटली जा करके महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई की दर को ही आप मुद्रास्फीति के रूप में जानते हैं। तो आपको मुद्रास्फीति का कारण के रूप में मैंने कई सारी चीजें बताई। कभी अगर मेंस में भी लिखने का मौका मिले ना, तो आपके पास पर्याप्त पॉइंट हमने दिया। देखिए यहाँ 6 पॉइंट है, यहाँ 5 पॉइंट है, यहाँ 4 पॉइंट है, तो कई सारे लॉट्स ऑफ पॉइंट्स हमने आपको दिए। और मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन भी कभी पूछेगा निम्न में से मुद्रास्फीति के कारण कौन कौन है, तो आप बता सकते हो कि ये रीजन है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अ, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, मुद्रास्फीति का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या पड़ता है। तो आइए एक एक करके एक एक सेक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले निवेशकों पर क्या असर होगा, यानी इन्वेस्टर्स पे क्या असर होगा, जो पैसा लगाएंगे हमारे देश पे, उसकी क्या स्थिति होगी। दो बातें हैं इसमें। अगर निवेशक किस प्रकार का निवेशक है, ये देखना होगा। जैसे अगर निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाला आदमी है, तो उसको नुकसान हो जाएगा। वजह क्या है मैं अभी बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड। और अगर संयुक्त पूंजी है ना के हिस्से खरीदने वाले, यानी एक तरीके से मान के चलिए कि शेयर्स शेयर्स जो खरीदते हैं, उनको लाभ हो जाएगा। कैसे लाभ होगा जरा समझिए, और कैसे नुकसान होगा। सरकारी प्रतिभूतियां याद रखिएगा कि इंटरेस्ट रेट पर नहीं होती। ये किस पे होता है, तो एक डिस्काउंटेड रेट पे जारी होता है। जैसे समझिए मेरी बात को, कहा गया कि आप एक सरकारी प्रतिभूति आज 85 रुपए में खरीदिए, और 1 साल के बाद आप 100 रुपया वापस ले लीजिए। ये कहा गया। ऐसे ही खरीदता है आदमी, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता। इसमें ये तो होता है कि इसमें रिस्क नहीं है। इंटरेस्ट रेट नहीं है तो रिस्क नहीं है, ये भी बात सच है। लेकिन क्या होता है, देखिए 1 साल के बाद अब 100 रुपए की वैल्यू घट गई है। यानी अब 100 रुपये, 1 साल पहले जो हम 100 रुपया में जो खरीद सकते थे, अब 110 रुपया हम खरीद रहे हैं। तो अगर 85 वाले को 110 मिलता तब तो कुछ लाभ होता, लेकिन चूंकि मिल रहा है 100, है ना। और अगर आज हमने लिया है एक 85 रुपया का, और अगर अब आने वाला साल बहुत तेजी से अगर मुद्रास्फीति बढ़ गई, तब तो पता चला 85 में आज जो खरीद पा रहे हैं, 1 साल के बाद 100 में उतना ही खरीद पाएंगे। तो हमें अल्टीमेटली मिला 85 का 85 ही। इसीलिए जो सरकारी प्रतिभूति में निवेश करने वाले निवेशक हैं, उनको नुकसान होता है। जबकि शेयर होल्डर्स वाले को क्या होता है, जो लाभ होता है ना, तो लाभ जो जो देखिए, महंगाई जो जो बढ़ेंगी, उस कंपनी को भी तो लाभ होगा महंगाई का, है ना। जिसका वो शेयर खरीदा था, उसके अनुसार उसको लाभांश मिलेगा, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला पॉइंट निवेशकों पर। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछे जाएंगे, आप आईएएस से लेकर के जेपीएससी से लेकर के कहीं भी बैठ जाए, क्वेश्चंस आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बस आप समझ लीजिए थोड़ा सा। फिर आगे अगला पॉइंट, कि जिसका निश्चित आय वर्ग है, मतलब जिसका आय बहुत तुरंत फ्लक्चुएट नहीं करता, एक एकदम फिक्स अमाउंट पे है। जैसे मान लीजिए एक फॉर्चून की दुकान में काम करने वाला एक बेचारा आदमी, जिसको 8,000 रुपया हर महीना मिल रहा है, उस पर क्या असर होगा, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्यों प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए इसको 8,000 रुपया पर मंथ रुपया मिल रहा था प्रति माह। दिक्कत क्या है कि 1 साल के बाद 8,000 रुपया में जो सामान मिल रहा है, मुद्रास्फीति की वजह से 8500 में ये रुपया मिलेगा, तो कुल मिलाकर के वो 500 के नुकसान में। इसीलिए जो निश्चित आय वर्ग वाला व्यक्ति है, उसको प्रतिकूल प्रभाव। हाँ, अगर महंगाई दर बढ़ने के साथ साथ इसकी सैलरी भी बढ़ जाए, निश्चित आय वर्ग पर ना हो, जैसे सरकारी कर्मचारी लोग होते हैं, आप अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि ये महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया वगैरह वगैरह, तब तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर निश्चित आय वर्ग वाला आदमी है, तो फिर वो एडवर्सली इम्पैक्टेड होगा। क्यों, क्योंकि अब जितना रुपया उसको मिल रहा है, 1 साल पहले उतने ही रुपया में उससे ज्यादा वस्तु वो खरीद पा रहा था। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ऋणी और ऋणदाता पर क्या असर है। दो किस्म के लोग हैं, या तो ऋणी है या तो ऋणदाता है। तो जो ऋणी है, याद रखना है आपको, ऋणी जो है मतलब अगर एक पैसा लेने वाला है, एक पैसा देने वाला है ना। तो अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है, अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है, आप ऋणदाता है, तो आप नुकसान में रहेंगे।
मैं बताता हूँ अभी कैसे। और अगर आप खुद पैसा ले रखे हैं तो आप लाभ पे रहेंगे, बताता हूँ। जैसे सपोज मेरा एक मित्र मुझसे बोला कि भाई मुझे 10,000 रुपए की बहुत अर्जेंट जरूरत है। मैंने कहा दे देता हूँ यार, दोस्त है। 1 साल के बाद 10,000 की वैल्यू घट करके अब 10,000 की वैल्यू घट करके 9800 हो गया। उसने मुझे लौटाया कितना? 10,000 ही। उसने मुझे लौटाया 10,000 1 साल के बाद, लेकिन उस 10,000 अब वो 10,000 9800 हो गया, तो मुझे अल्टीमेटली नुकसान हो गया, क्योंकि पैसे की वैल्यू गिर गई है मुद्रास्फीति की वजह से इस 1 साल। और ऋणी जो लोग हैं, ये बेचारा एक 10,000 रुपया लिया और भले ही 10,000 रुपया लौटाया, लेकिन उसकी वैल्यू 9800 रुपया है, तो इसको लाभ हो जाता है। ठीक है, इसको लाभ हो जाता है, जो पैसा का वैल्यू की वजह से, मुद्रा की वैल्यू की वजह से उसको लाभ हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ऋणदाता को हानि होगा और जो ऋण लेने वाला उसको लाभ होगा। इसलिए आपसे मेरा सुझाव, ज्यादा से ज्यादा पैसा उधार लीजिए लोगों से, मुद्रास्फीति का दौर है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट जरा देख लीजिए, कृषकों पर क्या असर होगा। अनुकूल प्रभाव पड़ेगा कृषकों पर, मतलब जो किसान है। क्यों? क्योंकि कीमतें बढ़ेंगी तो उनको उनका लाभ बढ़ेगा। कीमतें बढ़ने के साथ साथ, अगर आलू बेचारा बेच रहा था 8 रुपए में और अगर 12 रुपए में बिकने लगे, उसके लिए वाहवाही होगी। दूसरी बात, जो बचत करने वाले लोग हैं, सेविंग्स सेविंग्स पर क्या असर होगा? तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्यों सेविंग्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? मान लिया जाए आप अपने बैंक में 5 लाख रुपया बचत खाते में सेविंग करके रखे। अब 5 लाख में रखे, लेकिन अब 5 लाख की वैल्यू घट के हो गई है 4,80,000। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? आपको नुकसान हुआ। तो सेविंग्स पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भुगतान संतुलन पर क्या असर पड़ता है? तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भुगतान संतुलन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा बाद के क्लासेस में। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको कहते हैं। फिलहाल अभी इतना आप जान लीजिए कि भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव क्यों पड़ता है। मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, भुगतान संतुलन क्या है, थोड़े एक अलग स्लाइड में आपको बताता हूँ। देखिए, भुगतान संतुलन का मतलब समझ लीजिए, मोटे तौर पर बस आप इतना समझिए कि आपका मतलब आपका देश का बाहरी विश्व के साथ बाहरी विश्व के साथ जो लेन देन होता है। ठीक है, और इस भुगतान संतुलन के खाते में एक चीज होता है, व्यापार घाटा। समझिएगा, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट मतलब इतनी बात आप जान लीजिए कि आयात ज्यादा है और निर्यात कम है, तो आयात माइनस निर्यात बराबर, यानी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट बराबर ट्रेड डेफिसिट। इसी प्रकार एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी थोड़ा सा अंतर है, चालू खाता घाटा। मैं बता देता हूँ क्या अंतर है। देखिए, जब केवल व्यापार घाटा में केवल वस्तुओं के संदर्भ में लोग देखते हैं, जबकि चालू खाता घाटा जो है, ये वास्तव में वस्तु एवं सेवा दोनों के संदर्भ में। बस इतनी बात अंतर है। तो चालू खाता घाटा भी क्या है? वही आयात माइनस निर्यात। अब जरा सा समझने का प्रयास करिए। अगर किसी व्यक्ति को, निर्यात मतलब वस्तु का बेचना, अगर किसी व्यक्ति को ये लगने लगे कि देश के अंदर में ही महंगाई ज्यादा, में ज्यादा कीमत मिल रहा है, तो विदेश क्यों बेचेगा बेचारा? तो जब विदेश नहीं बेचेगा, मतलब महंगाई की वजह से वो क्या हो रहा है, देश में ही बेचेगा, देश के अंदर बेचेगा। और देश के अंदर बेचेगा तो जाहिर है, एक पॉइंट आपको समझना होगा कि निर्यात क्या होगा, कम हो जाएगा। जो बाहर बेच रहा था उसको हम निर्यात कह रहे थे। निर्यात के कम होने से ये वाला घाटा भी और ये वाला घाटा भी, चालू खाता घाटा भी और व्यापार घाटा भी, दोनों बढ़ जाते हैं। तो इसी बात को कहा गया है आपको यहाँ पे कि जो भुगतान संतुलन है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कहने का मतलब व्यापार घाटा भी बढ़ जाएगा, चालू खाता घाटा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि निर्यात कम होने लगते हैं। समझ में आई मेरी बात? एक और पॉइंट है, इसको भी जरा समझ लीजिए। निर्यात कम होने के साथ साथ आयात बढ़ने लगता है। कैसे? देखिए कि जब देखेगा देश के अंदर में बड़ी महंगाई है और विदेश से मंगाई गई वस्तु सस्ती हो जा रही है, तो आदमी को तो ये नहीं देखेगा कि देश के अंदर का है या विदेश का है। तो हम क्या होंगे कि विदेशी वस्तु को, विदेशी जो ब्रांड है
उसकी डिमांड हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, तो आयात बढ़ जाएगा। तो देखिए निर्यात तो घट ही रहा है, आयात बढ़ रहा है, यानी दोनों घाटा एकदम प्रतिकूल स्थिति में हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला करके इसी को कहा गया कि भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 7वां नंबर पॉइंट, करों पर, टैक्सेस पर क्या असर होगा। तो करों के भार में वृद्धि होगा, क्योंकि सरकार के सार्वजनिक व्यय बढ़ेंगे, है ना। जब कीमतें ही बढ़ रही हैं तो टैक्सेस उसके परसेंटेज में ना बढ़ता है जी, है ना। मान लीजिए पहले 10 रुपया का आपको लग रहा था 1%, तो 10%, तो आपको 11 रुपया हो गया। अब 15 रुपया का 1% लग रहा है ना जी, 10% लग रहा है ना। तो 15 रुपया का 1% मतलब 15 प्लस 1.5 रुपया, तो कर का बोझ जो है, कर का भार जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और उत्पादकों पर, जो उत्पादकों का क्या असर होगा, जो प्रोड्यूसर क्लास है वो क्या सोचेगा, वो उसको लाभ की स्थिति होगी, वो अनुकूल प्रभाव उस पर पड़ेगा कि भाई मेरे लिए तो अच्छा है, हमने तो ज्यादा कीमत मिलना है। तो ये कहानी है ना। ये बात ध्यान रखिए, कुछ और बातें समझ लीजिए। देखिए देश में दो क्लास है। एक देश की अर्थव्यवस्था में मूलतः दो क्लास है, एक उत्पादक वर्ग और एक उपभोक्ता वर्ग। समझिए मेरी बात को। अगर अगर मुद्रास्फीति ज्यादा है, मुद्रास्फीति ज्यादा है, तो उत्पादक वर्ग पर असर क्या होगा, जो उत्पादक वर्ग है उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, वो और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, इनका लाभ बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखना है। उपभोक्ता वर्ग की अगर बात करें, अच्छा ऐसे कंडीशन में जो उपभोक्ता वर्ग है उस पर क्या असर होगा, तो ये बेचारे ज्यादा कीमत देना पड़ेगा, है ना। इनके लिए महंगाई बढ़ जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी और इससे इनके पॉकेट पर असर होगा। तो ये दिक्कत आएगी, ये मतलब ये हतोत्साहित हो जाएंगे, हतोत्साहित होंगे। और इससे बाद में क्या हो जाएगा, तो मांग कम हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, ये दिक्कत आएगी। उत्पादक प्रोत्साहित हो रहा है और उपभोक्ता क्या हो रहा है, हतोत्साहित हो रहा है। अगर आप उपभोग अगर यहाँ पे बात करें, मतलब मुद्रास्फीति अगर कम है, एकदम कम है, तो इस ये भी ठीक नहीं। क्यों, क्योंकि इस उत्पादक का जो प्रोत्साहन है, जो मोटिवेशन है, वो डाउन हो जाएगा। और उत्पादक का मोटिवेशन डाउन होने से दिक्कत क्या होगा कि उत्पादन कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो उससे मंदी आने की संभावना बढ़ जाएगी। इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन। लेकिन वहीं अगर उपभोक्ताओं पर बात करें, तो उपभोक्ता का मोटिवेशन हाई लेवल पे होगा, क्योंकि कीमतें कम बढ़ रही हैं। समझ में आई मेरी बात। दोनों ही परिस्थितियां अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है, ज्यादा मुद्रास्फीति भी होना, कम मुद्रास्फीति, दोनों ही। और इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए याद रखिएगा कि मुद्रास्फीति का एक सर्टेन परसेंटेज, यानी मुद्रास्फीति कितना होना चाहिए, तो भारत में एक उर्जित पटेल कमेटी बनी, उर्जित पटेल कमेटी, ये 2013 में बनी। इसने कुछ सुझाव दिए, और सुझाव नंबर 1 इनका कि भाई मुद्रास्फीति का जो दर है ना, वो 2 से 6% के बीच होना चाहिए। मतलब बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति का जो आदर्श दर है, आइडियल रेट, ये 4% हो तो ज्यादा बेहतर। 4 से +-2 तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 से कम हो जाए तो भी खतरनाक है, उत्पादकों के लिए नुकसान है। 6 से अधिक हो जाए तो उपभोक्ताओं के लिए दिक्कत है। इसलिए भारत में मुद्रास्फीति का जो वहनीय लक्ष्य है वो 2 से 6% माना गया है। क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्त, उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशंस को मान लिया गया, यही उर्जित पटेल कमेटी है जिसने कहा कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होगी, नियंत्रण की जिम्मेदारी आरबीआई की, आरबीआई की होगी।
यानी आरबीआई अपना देश का जो सेंट्रल बैंक है वो मुद्रास्फीति कंट्रोल के बारे में बात करेगा। और कुछ और बात कर दिया इसी उर्जित पटेल कमेटी ने, क्या कि देखिए मुद्रास्फीति जो मापने का आधार है उसमें भी बदलाव कर दिया। तो क्या बदलाव किया, पहले जो है यानी आपका मोटा मोटी 1 अप्रैल 2015 या 2014 है शायद, एक सेकंड। 2015 या 14 देख लीजिएगा कि पहले, 14 है शायद, है ना, कि पहले की अगर बात करो आप, तो मुद्रास्फीति जो काउंट होता था वो होलसेल प्राइस इंडेक्स पर काउंट होता था। मैं बताऊंगा अभी ये क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी आपका थोक मूल्य सूचकांक पर। और इसने ये कहा कि अब 1 अप्रैल 2015 या 14, जो भी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ बता दूंगा, अब जो है वो सीपीआई पर होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर होगा, सूचकांक पर होगा। तो ये सारे चेंजेस लाए गए हैं उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो ये 1 अप्रैल 2014 होगा। इसको सुधार लेना है। ये जो है ना 1 अप्रैल 2014, यानी 2014 के पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आता था। 1 अप्रैल 2014 के बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 14 के पहले थोक मूल्य सूचकांक पर आता था, और अभी जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आता है। मैं जरा से इस पर आपके साथ चर्चा कर दूंगा। मतलब इसके जो माप है, मुद्रास्फीति की माप, उस पर आइए बात करते हैं थोड़ा सा। एक टॉपिक, मुद्रास्फीति की माप, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। चलिए, इसमें क्या है, देखिए देखिए अलग अलग पॉइंट है। जैसे एक है उत्पादक, जिसको आप प्रोड्यूसर बोल रहे हो, ठीक है। यहां से मामला मैटर चल जाएगा थोक विक्रेता के पास, थोक विक्रेता के पास, समझिए थोड़ा सा। यानी इसको आप बोलते हो होल सेलर, ठीक है, उसके पास चला गया। और यहां से चला जाएगा खुदरा विक्रेता के पास, इसको आप बोलते हो कंज्यूमर। और यहां से मैटर खुदरा से चल जाएगा विभिन्न ग्राहकों के पास। यानी ये सब कौन हो गए, तो ये उपभोक्ता हो गए। खुदरा, कंज्यूमर नहीं बोलेंगे इसको, इसको रिटेलर बोलेंगे, सॉरी, रिटेलर। ये अलग अलग प्रकार का। हाँ, लेकिन खुदरा विक्रेता के पॉइंट पे कीमतें वही होती हैं जो उपभोक्ताओं को देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। अब देखिए, समझिए मेरी बात को, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है एक बार। जो उत्पादक के एंड से जो कीमतों का जो इंडेक्स निकाला जाता है, उसको आप बोलते हो पीपीआई, यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई। वहीं थोक विक्रेता के एंड से होलसेलर के पास क्या कीमत दे रहा है खुदरा विक्रेता, यानी होलसेलर को जो मिल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको आप बोलते हो डब्ल्यूपीआई, होलसेलर प्राइस इंडेक्स। वहीं खुदरा विक्रेता को उपभोक्ता जो कीमत दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये तीन प्रकार की कीमतें हैं। मैं क्लियर कर दूं आपको, ये जो पीपीआई है, ये जो पीपीआई है, ये वास्तव में ये तरीका है विकसित देशों में,